हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय स्कॉलर। सो लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो सेक्शन है पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर गेट एक्सेल 2025 को अगर आप अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं, अच्छे रैंक से आप क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रिया, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पहले हम देखेंगे। इस रिलेटेड चैप्टर रिलेटेड हम पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज होगा ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और दो चार एडवाइस मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या करना है इस टाइम पे आपको। पहला चीज़ देखिए, ये जो गेट एक्सेल का केमिस्ट्री सेक्शन दिया है, तो बेसिकली पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जैसे पहला चैप्टर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ कर लेता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स, फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिफ्थ चैप्टर ये केमिकल इक्विलिब्रिया। ये जो 5 चैप्टर मैंने यहाँ पे बताया आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम। सो ये जो मिनिमम 5 चैप्टर हैं, इस 5 चैप्टर में से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 to 3 मार्क्स मिनिमम मैं पकड़ के चलता हूँ, 2 to 3 मार्क्स ये गारंटी है कि 10 से 12 नंबर आप अगर ये वीडियो अच्छे से देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, हम बात अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बचा और 2 चैप्टर हैं, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री मोर और लेस मैं करवा दूंगा, बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। सो 10 to 12 मार्क्स आपके 25 मार्क्स से आउट ऑफ 25, आप अगर इतना मार्क्स लेके आ पाएंगे और बाकी जो बायो पार्ट है, बायोलॉजी मतलब कोई भी 2 सेक्शन, चाहे जूलॉजी के बायोकेमिस्ट्री हो, कुछ भी, उससे अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे तो गेट में मिनिमम अगर 55 to 60 मार्क्स आप लेके आते हैं, आपका रैंक टॉप 100 में होगा। ये गारंटी मेरा है। मेरा भी ऐसा ही स्ट्रैटेजी था कि मैं कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन बायो का करूँ, कम से कम केमिस्ट्री का करके मिनिमम हाफ, मतलब 25 का हाफ 12.5, तो 10 से 12 मार्क्स लाने की आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और थोड़ा टाइम चाहिए केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत लोगों का छूट जाता है, केमिस्ट्री उतना अच्छे से हो नहीं पाता। तो जितने भी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आपको रखना है बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग गेट। तो कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। एक पार्ट में हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो आइए चालू करते हैं। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। पहले ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस बेसिकली ये जो छोटा सा सिलेबस है, इसमें मेनली 3 चैप्टर हैं। पहला है सॉल्यूशन, जो आप देख रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से मैं एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, गेट में जो सिलेबस है उसी से स्टिक होकर क्वेश्चंस पूछा जाता है। चाहे आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन। मैं फिर से यही बताऊंगा कि पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा गया है उतना कीजिए, काफ़ी है। तो पहला चीज़ यही बता रहा हूँ कि ये बेसिकली 3 चैप्टर से सिलेबस हैं और नाम डाला है केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में से ये 3 टॉपिक हम देखेंगे। एडिशनली आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम से आता है आपका कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच, बफर, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। सो ये क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उससे पहले जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, केसी, केएक्स फॉर होमोजीनियस रिएक्शन, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 के चैप्टर में आता है। ये सारे क्लास 11 के चैप्टर में आएगा। ये भी क्लास 11 का कंसेप्ट लगाया जाएगा। ये क्लास 12 एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलता हूँ, बोर्ड में भी सेम मोरलेस पैटर्न फॉलो होता है। सो आपको क्या करना है, ये जो मैं कुछ फार्मूलाज और थियोरी डिस्कस करूँगा, ये जो डिस्कशन होगा, इस डिस्कशन के बाद आप एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि कभी कभी जो आपका गेट का लेवल का क्वेश्चन है, कभी कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम उठा लिया या रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन का चैप्टर में हाईलाइट करके दे दूंगा आपको। और आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर, आराम से आप एक 1 शॉट वीडियो अगर यूट्यूब में आपको मिल जाए
जहाँ पे नीट लेवल का या जेई लेवल का डिस्कशन हो रहा है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। हर एक आप चैप्टर पढ़ने से पहले ये वन शॉट वीडियोस देखने की कोशिश कीजिए, जो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और हमें उससे छांट के लेना है। तो मैंने वो आपके लिए काम कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं देन डिस्कशन हमारा। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट भी कर दिया है। तो पहला चीज़ आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट इसलिए पहले आता है क्योंकि इससे ही पूरा जो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आता है। तो इसलिए सीक्वेंशियली हम चलते हैं। पहला चीज़ क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको जो केमिकल काइनेटिक्स का आइडिया है वो भी मिल जाएगा यहीं से। सो पहला पॉइंट है, होता क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम। So at equilibrium there is no net change in concentration of reactant and product, but their concentration may be same or unequal। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? कहना यही चाहते हैं जो नेट चेंज होगा वो जीरो होगा। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो नेट चेंज होगा दैट विल बी जीरो। नेट चेंज का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों सेम होगा। बस कहानी ख़त्म। यहाँ तक आप एक बार एक पॉइंट लिख लीजिए, कहानी हो गया ख़त्म। दूसरा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा यही इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम है तो कंसंट्रेशन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा। बिल्कुल सही, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक जगह पे ऐसा होगा जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, जहाँ पे दोनों एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, नेट चेंज जीरो होगा। तो ऐसे हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दूसरा है जहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सिंपली हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया। दूसरे केस में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया। सेम आप देखेंगे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों सेम होगा। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम। यहाँ पे जब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस हिसाब से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अगर देखेंगे दोनों टाइम एक ऐसा टाइम होगा तो ये होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। बस यही ख्याल रखना है आपको। और दूसरा है रेट एंड टाइम ग्राफ। अब इसमें थोड़ा सा है कि रेट एंड टाइम ग्राफ एक ही है, जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, दोनों का ग्राफ मान लीजिए आप। बस यही ध्यान रखना है आपको। दूसरा है इक्वेशन, रेट इक्वेशन हिसाब से आपने जो केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है सेम हम देखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के लिए KF, बैकवर्ड के लिए KB, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट हो गया। अब जैसे हमको पता है कि ये एट इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो दोनों का हम इक्वल करेंगे। इक्वल मतलब डिवाइड कर देंगे ताकि ये जो K इक्विलिब्रियम है वो आ पाए। सो दोनों का रेशियो कर देंगे, ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। अब ये है K इक्विलिब्रियम। अब इस K इक्विलिब्रियम का लिखने का तरीका क्या क्या है। लिखने का तरीका है कंसंट्रेशन टर्म में, लिखने का तरीका है आपका प्रेशर के टर्म में, और लिखने का तरीका है आपका मोल फ्रैक्शन के हिसाब से। बहुत आसान है। KP KC और आपका KX में रिलेशन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है आपको। KP इजकल टू KC RT डेल N, बहुत कॉमन सा एक जाना पहचाना हुआ कंसेप्ट है, सबको आई होप आता होगा। तो इस रिलेटेड आपको और यहाँ पे मैंने मेंशन किया जैसे KP इजकल टू KC RT डेल N और क्या KX P टोटल डेल्टा N चेंज इन मोल्स। जैसे कोई भी अगर आप पकड़ ले, सपोज जैसे यहाँ पे PCl यहाँ पे देखिए PCl5 है, तो यहाँ से डेल्टा N कैसे निकालेंगे। ये रहा आपका प्रोडक्ट भाई, यहाँ पे 1 मोल प्रोडक्ट PCl3 और 1 मोल क्लोरीन, तो 2 - 1 तो आपका डेल्टा N होगा 1। सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, बस यही करना है डेल्टा N का कंसेप्ट। अगर आप ये मान ले कि हमारा जो डेल्टा N है वो जीरो हो जाएगा, सो KP इजकल टू KC इजकल टू KX। तो मैंने क्या बोला, ये आपका पार्शियल प्रेशर के केस में, ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर के केस में, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन के केस में, और ये मोल फ्रैक्शन के हिसाब से। ये लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, बस ये हो गया। और देखिए कैसे क्या कर सकते हैं। अगर ये कुछ इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पार्ट है जहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है। जैसे देखिए अगर A से B बन रहा है तो उसका अगर K इक्विलिब्रियम K होगा मान लेते हैं। सो अगर आप उसका रिवर्स जाएंगे B to A तो आपका K इक्विलिब्रियम भी चेंज होकर 1/K हो गया।
इसको एज इट इज़ आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, और समझने वाला चीज़ है भी नहीं, एक बार खुद आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये कुछ पार्ट हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, जैसे और यहाँ पर के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड इंटू के इक्विलिब्रियम बैकवर्ड इज इक्वल टू 1 होगा। और उसके साथ साथ ये जो पार्ट है, जैसे ए से बी बन रहा है तो के इक्विलिब्रियम K1, तो अगर n मोल ऑफ ए रिएक्ट करके n मोल ऑफ बी बना रहा है टू द पावर n चला जाएगा, और अगर आप बाई n आता है तो 1/n आएगा। सो ये कुछ सेम कंसेप्चुअल जो KP KC से आता है वही है, और यूनिट के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इसका जो यूनिट है दैट इज़ KP प्रेशर के टर्म में ATM, KC कंसनट्रेशन के टर्म में मोल पर लीटर, और KX हम सबको पता है कि ये मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, सो इट इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। उसके बाद लास्ट पॉइंट दैट इज़ के इक्विलिब्रियम ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। उसके साथ ये जो इक्वेशन है आपका log K2/K1 डेल्टा H 2.303 1/T1 माइनस 1/T2, वही सेम चीज़ आर्हेनियस कंसेप्ट से रिलेटेड जो था उससे ही डिराइव है मोर और लेस। सो आप काइंडली इसको नोट डाउन करके ये log K2/K1 ये जो पार्ट है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए और आप अपने नोटबुक लिख लीजिए। तो ये पार्ट हो गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट, चाहे तो आप आराम से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सो मैं रिकमेंड करूँगा प्रैक्टिस अब जब करेंगे आप नीट लेवल का कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फर्दर आयनिक इक्विलिब्रियम करने में बच्चों को मतलब प्रॉब्लम होता है। सो इसलिए ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो नीट लेवल का प्रॉब्लम करेंगे तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आराम से बैठ जाएगा आपके दिमाग में, कुछ करना नहीं है इसका अलग से। दूसरा चीज़ ये तो और आसान है, ये तो बायोलॉजिस्ट का फेवरेट पार्ट है, दैट इज़ हेंडरसन हिल्सबर्ग इक्वेशन, बफर, ये सब का जो कॉन्सेप्ट है। सो चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम क्या कहते हैं, यहाँ से ये जो पार्ट है ये चैप्टर आप हाईलाइट कर लीजिए, आपको एक क्वेश्चन दे के जाएगा। आराम से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ ये तो है, ये क्वेश्चन दे के जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या ध्यान रखना है आपको। पहला चीज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज़ के इक्विलिब्रियम और KW, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे हमने वहाँ पे प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो के इक्विलिब्रियम है इसको ही हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा सीधा pH और pOH के साथ इसका रिलेशन है, जो हम लोग सब जानते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज इक्वल टू -14 एंड इन प्योर वाटर आपका जो H+ आयन का कंसनट्रेशन है और जो OH- आयन का जो कंसनट्रेशन है दोनों सेम होता है। तो हमने दोनों को सेम कर दिया है, तो √10⁻14 इज 10⁻7 मोल। सो अगर आप KW 10⁻14 पकड़ ले तो उसका जो आप लॉग लेंगे दैट विल बी PKW, तो वो आ जाएगा 14। और हम लोग सब जानते हैं ये इक्वेशन pH + pOH इज इक्वल टू 14, ये इसी से डिराइव आता है कि pH + pOH इज इक्वल टू PKW, और PKW का वैल्यू होता है 14। तो PKW से लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई होप ये कंसेप्ट फिर से रिपीट नहीं होगा, पर pH का कंसेप्ट रिपीट हो सकता है, बफर का कंसेप्ट रिपीट हो सकता है। सो ये हाईलाइटेड एक पोर्शन है, आप देख लीजिए थोड़ा। दूसरा है कॉमन आयन इफेक्ट, मैंने जैसे आपको दिखाया सिलेबस में मेंशन्ड है, तो पर्टिकुलरली उस टॉपिक को हम मोर एम्फसाइजली देखेंगे और क्लैरिटी आएगा, इसके लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये आपका काम है, थोड़ा देखना पड़ेगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है बेसिकली, सपोज आपने CH3COONA और ये एसिटिक एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है बेसिकली, सप्रेशन ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, मतलब बहुत कम अमाउंट में H+ आयन रिलीज़ करता है, और ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सोडियम है, ये जल्दी Na+ और CH3COO- में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। अभी अगर आप दोनों को एक साथ मिला दे, सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड कम अमाउंट में डिसोसिएट होगा, तो ये जो CH3COO- आयन का जो कंसनट्रेशन है डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना रेट में ये CH3COO- बनेगा, ठीक उसी रेट में जो ये आपका H3O+ है, ये इसके साथ
फिर से अटैच होकर एसिटिक एसिड बना लेगा। सो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाके और इक्विलिब्रियम में ना रह के ये बैकवर्ड आ जाएगा। क्यों? द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, मतलब ये CH3COOH बनाएगा, सो द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज। क्योंकि अगर pH इंक्रीज करना है, मतलब बेसिकली pH क्या है, H प्लस आयन कंसनट्रेशन माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट H प्लस आयन कंसनट्रेशन जितना कम होगा pH उतना क्या होगा, कम होगा। अभी ये जो पॉइंट मैंने बताया जहाँ पे ये जो सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वन आयन इन कॉमन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, इसको समझने के लिए ये एग्जांपल सबसे बढ़िया है। सो ये जैसे मैंने बताया, ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, लेफ्ट साइड में जाके शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने अमाउंट में इस H3COOH बनेगा उतना अमाउंट से ये H3O प्लस पानी से बेसिकली H2O विल डिसोसिएट इनटू H3O प्लस प्लस OH माइनस। सो ये H3O प्लस के साथ बना के फिर से CH3COOH बना लेगा। इसी को कॉमन आयन कहा जाता है। सो दैट इज अ सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और सेम और एग्जाम्पल भी हो सकता है। सेम अगर आप देखेंगे तो कुछ और एग्जाम्पल NCERT में भी दे के रखा है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। ये CSIR नेट यहाँ से ये सब में पूछा गया है कभी कभी, पर गेट में तो नहीं पूछा गया है, पर इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करना है, हमें थोड़ा फॉर्मूलाज याद रखना है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए। pH अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, जैसे CH3COONA, तो इसका जो फार्मूला है दैट इज 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस अगर हो 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB, तो यहाँ पे वीक बेस का अगर होगा दैट वुड बी 7 माइनस हाफ PKB। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। उसके बाद ये आता है फेमस इक्वेशन हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन, pH इजल टू PK प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई एसिड एंड PKB हो गया, तो ये बेस का होगा सॉल्ट बाई बेस। सो ये जो मैंने यहाँ पे जैसे हाईलाइट किया है और लिखा है, ये आप थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा तो और क्लैरिटी रहेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पता ले पूछ ले कभी कभी कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका PK का वैल्यू दे के रखेगा तो pH निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से पूछा जाता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट इसके बाद आता है। फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट नहीं हो जाए, जिसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, लेस देन 0.01 मोल लीटर, एग्जाम्पल AgCl, बेरिलियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये बहुत कम अमाउंट में पानी में घुलते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का फंडा क्या है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जैसे PKW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो बेरिलियम सल्फेट डिसोसिएट करते हैं बेरिलियम 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो कंसनट्रेशन ऑफ S ये होगा S इंटू S स्क्वायर, ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी। अगर S हो तो S इंटू S कंसनट्रेशन के हिसाब से S इंटू S स्क्वायर। तो अगर ऐसे अगर Ag2 क्रोमियम CrO4 दैट इज 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, तो ये 2 टाइम्स S हो जाएगा और ये S इंटू S होगा, तो KSP लिखते हैं 2S होल स्क्वायर। क्यों कि इसका जो 2 मोल डिसोसिएट हो Ag, तो स्क्वायर कर देंगे हम इंटू S, इसका एक ही मोल है तो 1 इसका ऊपर, तो 4S स्क्वायर इंटू S दैट विल बी 4S क्यूब। तो इस तरह से हम KSP निकालते हैं। इसी तरह क्वेश्चन भी आया है, हम निकाल के दिखाएंगे भी आपको। ये है आयनिक इक्विलिब्रियम का कुछ कंसेप्ट और कुछ नहीं है। हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। pH POH का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर PKW कहाँ से आता है, ये 2024 का क्वेश्चन है। तो प्रेडिक्टेड है, अगर पूछा गया तो बफर सॉल्यूशन से पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्लास 12 का चैप्टर है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आपको राउल्स लॉ आना चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम द हेनरीज लॉ से बेसिकली चैप्टर्स चालू होते हैं। तो हेनरीज लॉ ये सब तो सिलेबस में नहीं है, हेनरीज लॉ तो ये सब तो चैप्टर में नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये सब कुछ नहीं है। हम लोग खाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। अब ये जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये मेजर 4 आते हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट EBP, डिप्रेशन इन DFP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर OP। बस ये 4 का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए ताकि क्वेश्चन बहुत बार, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉल्यूशन इज़ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ गेट। गारंटीड है कि एक क्वेश्चन फिर से आएगा, चाहे वो 1 मार्क्स का हो या चाहे 2 मार्क्स का, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा गेट में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको करना ही करना है, छोड़ के नहीं जाना है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द सॉलिड पार्टिकल, कितने सॉलिड पार्टिकल हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी का हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहले हम समझते हैं एक एक करके। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने से पहले थोड़ा बहुत राउल्स लॉ देख लेते हैं। मैंने सेम चीज़ किया है, थोड़ा बहुत NCERT से दिखाया है। राउल्स लॉ क्या है ये सब समझने के लिए आप थोड़ा NCERT को भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे खोला भी है। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये जो पार्ट है, पेज नंबर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक बार आप गो थ्रू कर लेना चैप्टर 1 ऑफ NCERT क्लास 12 केमिस्ट्री। यहाँ से मैंने मैक्सिमम चीज़ों का कंसेप्ट डिराइव किया है, बहुत आसान है। एक बार देखते हैं क्या है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ये कहता है वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ये रहा काई, ठीक है। सो PA, तो सपोज A है, A कंपोनेंट है, अगर वो PB है तो PB है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ये है राउल्स लॉ। क्यों मैंने बताया? क्योंकि इसी से डिराइव होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउल्स लॉ क्यों फॉलो किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, ये ख्याल रखना है आपको। और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसका जो फार्मूला है दैट इज डेल्टा P बाई P01, 1 इज फॉर सॉल्वेंट एंड P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन एंड P0 इज प्योर सॉल्वेंट के लिए P0, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये सब कंसेप्ट अब बेसिकली डिराइव कैसे हुआ, ये इक्वेशन यहाँ से भी पता चल जाएगा आपको NCERT खोलेंगे तो। सो डेल्टा P इज़ नथिंग बट P10 माइनस P1, P10 माइनस P1। सो P10 और P1 का हम कैसे लिख सकते हैं? P1 इज़ P10 इंटू x1। तो हम लोग ये चीज़ को अगर रीअरेंज कर लेंगे, डेल्टा P बाई P10 इज़ Chi2 N2 बाई N1 प्लस N2, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम, ये डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम। ये है आपका मोलालिटी, मोलालिटी, ये आपका मोलारिटी नहीं है, ये है आपका मोलालिटी पर ग्राम, ये 1000 पर ग्राम आएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन में भी इतना ग्राम डिजॉल्व किया गया है। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम। तो KB है आपका मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। और उसके साथ साथ जो डेल्टा TB है दैट इज़ जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज़ डेल्टा TB0, जैसे आपने डेल्टा P0 देखा है सेम। और जो आपका यही इक्वेशन है दैट इज़ N2 से आता है, N2 इक्वल W/m, उसको ही तोड़ के लिखा गया है। M का मोलारिटी का जो बेसिकली फार्मूला दैट इज पर ग्राम, 1000 ग्राम में कितना है। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसी तरह सेम चीज़ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसी तरह सेम चीज़ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। KF है रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, सेम M इज मोलालिटी है, W2/MT इंटू 1000 इंटू W1। इसी तरह आपको ये फार्मूला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट भी कर लीजिए। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ये कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये मोर प्रेफर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, NCERT से मैंने लिया है। तो ये जो छोटा मोटा पॉइंट है इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो काइंडली आप ये भी देख सकते हैं कि भाई हाँ क्या कहना क्या चाहता है। यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस इडेमा ये रहा आपको, हाँ ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन
और यहाँ पे ही है कि measurement of osmotic pressure provide another method of determining molar masses of solute. This method is widely used for determining molar masses of protein, polymer and other macromolecule. The osmotic method has an advantage over other method as pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molarity. तो एक ऐसा qualitative property जो ना कि मोलारिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज़ योर ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये जो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्यों प्रेफरेबल है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. और बायोमोलिक्यूल के केस में ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि वाइडली यूज़ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. आप एसेंट ऑफ सैप ये सब भी पढ़ेंगे जब ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट आएगा, तो ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. पाई इजकल टू CRT, C इज़ द कंसनट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. C इज़ द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, C इज़ द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. C इजकल टू N/V, सो पाई इजकल टू N/V RT, पाई V इजकल टू NRT, सेम चीज़. और हमने नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट हिसाब से लिखा है, तो ये रहा पाई W2 इंटू M2 1000/V. मोलारिटी के टर्म्स, कंसनट्रेशन के टर्म पे, कंसनट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड मोलारिटी के टर्म्स में, ना कि मोलालिटी के टर्म्स में, ये है पाई इजकल टू CRT. तो पाई इजकल टू N/2 VRT. ठीक है. अब आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए पाई 1 इजकल टू पाई 2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन. और क्या और होता है आपका, दूसरा है लास्ट वेंट ऑफ फैक्टर. अब ये वेंट ऑफ फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ. ये पूछा जाता है जनरली फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसको कहा जाता है एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है. अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो उसमें क्या होता है, I इजकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये दोनों का रेशियो होता है. जैसे ये KCl है, K प्लस Cl में डिसोसिएट हो जाता है आफ्टर 2 कंपोनेंट बनाता है, एक पोटासियम और एक क्लोरीन, तो 2 हो गया डिवाइडेड बाय पहले 1 था, तो डिसोसिएट होने के बाद कितना और डिसोसिएट होने से पहले कितना था. तो जो फंडा मेन आता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों लगता है. एसोसिएशन जब हो जाएगा तब जो I का वैल्यू है लेस देन 1 हो जाएगा. जब डिसोसिएशन हो जाएगा तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ जो ये पार्टिकल है वो इंक्रीज़ होगा, तो I विल बी ग्रेटर देन 1. अब ये है उसका फॉर्मूला, जो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, फिर पूछा गया तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगा. क्वेश्चन अभी तक बना नहीं, बनता है यही जो आपका जो आपने देखा अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़. एबनॉर्मल मतलब इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या चेंजेस होगा, कुछ नहीं, I से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों में ही या चारों में ही सेम चीज़ लगता है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके लिए हम I से मल्टीप्लाई कर देता है. ठीक है. और एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था इसलिए मैंने रखा है, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन अपॉन द सॉल्वेंट एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं. तो मैंने क्या क्या बोला है, मैंने बताया आपको जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम से कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और जो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन से 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ये हैं 3 चैप्टर, 3 पॉइंट मैंने जो बताया, बफर, हेंडरसन हेसलबर्ग, pH pOH का कंसेप्ट जन्मांतर तक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उसका कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में.